अगर किसी देश के स्वरूप को समझना है, प्रारूप को समझना है, दर्शन को समझना है, तो उस देश की प्रस्तावना को पहले समझिए। उस देश की प्रस्तावना को अगर समझ जाते हैं तो उस देश का संविधान, नेताओं का विजन, जो उद्देश्य कहाँ जाना चाहता है, उसके बारे में पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ को समझने के लिए आज हम लोग भारत के प्रस्तावना को समझेंगे। देखिए, भारत के प्रस्तावना ऐसे हर नागरिक को जानना चाहिए क्या होता है। दूसरा चीज़ कि आजकल यहाँ से एग्ज़ामों में काफ़ी प्रश्न पूछने लगे हैं, तो इसके जो पढ़ने वाले जो भी हैं उनको तो ये पक्का ही जानना चाहिए। और जो ज़्यादा देशभक्ति बोलते रहते हैं, जैसे देखिए देशभक्ति में क्या होता है ना कि 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए कम से कम। अगर ज़्यादा देशभक्ति की बात जब करते हैं तो 3 चीज़ पूछता है। एक प्रस्तावना आपसे पूछ सकता है, दूसरा जनगण पूछ सकता है, तीसरा वंदे मातरम पूछ सकता है। तो इसके लिए है कि प्रस्तावना को अच्छे ढंग से पहले समझें। अब देखिए, हम लोग इसको आज बेहतरीन रूप से समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है प्रस्तावना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से पता होगा क्या है प्रस्तावना, लेकिन आज जो हम लोग समझेंगे ना उसका अलग लेवल समझेंगे। देखिए, प्रस्तावना में आप देखे होंगे कि लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं नहीं लिखा हुआ, हम लिखा हुआ है। हम मतलब होता है बी, मतलब पूरा भारत, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या होगा। सबसे पहले तो ये पूछ देगा कि पूछ सकता है कि प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितना बार हुआ है। तो देखिए, पहले ही पंक्ति में देखिए भारत एक यहाँ है, दूसरा भारत यहाँ है, यानी कि पहली पंक्ति में 2 बार हुआ है। अब फिर आपको भारत नहीं मिलेगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत प्रस्तावना में भारत कितना बार उल्लेख हुआ है, तो 2 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभुत्व संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए, प्रभुत्व देश किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, जो देश, कोई भी देश है ना, अगर मान लेते हैं कोई भी देश है, ठीक है, अगर किसी अन्य देश के, यानी किसी अन्य देश के इशारों पर नहीं चलता है या दबाव पर नहीं चलता है, तो कैसा देश है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है, तो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। एकदम क्लियर हो गया। अगला है समाजवादी। अगला क्या है, समाजवादी है। अब देखिए, समाजवादी, देखिए भारत क्या है ना कि एक डेवलपिंग कंट्री है। जब भारत आज़ाद हुआ था, जिस समय भारत की आज़ादी मिल रहा था, तो उस समय देखा गया था कि भारत में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, भूखमरी है। अब देखिए, भारत एक ऐसा कंट्री बनना चाहता था जो ना ज़्यादा पूंजीवादी की तरफ फोकस करे और ना ज़्यादा कम्युनिस्ट की तरफ फोकस करे। तो दोनों का बैलेंस बनाना चाहता था कि जितना भी अमीर हैं, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, ठीक है, और उसको किस में बांट दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए। तो इसके माध्यम से, या गरीबों को में बांटने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो कल्याणकारी योजना चला सकते हैं, उसके लिए छात्रवृत्ति योजना चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो उसके लिए समाजवादी लाया गया। अगला है पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष है ना, तो पंथ निरपेक्ष और एक और वर्ड है, आप लोग सुने होंगे, धर्म निरपेक्ष। क्या चीज़, पंथ निरपेक्ष हो गया, एक हो गया धर्म निरपेक्ष। अब दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन कुछ सेंसों में देखा गया है पंथ निरपेक्ष, ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन भारत में नियमतः एक ही होता है। और दोनों का अर्थ क्या होता है, ये कोई भी राज्य, ठीक है, किसी भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के को धर्म के आधार पर क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, या भारत का कोई धर्म नहीं होगा या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष हमको बताता है। और एक होता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, देखिए अब समझते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य में। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या होता है कि अगर पहले गणराज्य का मतलब समझिए, या गणराज्य समझिए या गणतंत्र समझिए, ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। देखिए, गणराज्य या गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा होगा। कौन कुर्सी पे, तो सर्वोच्च कुर्सी पर जो बैठा हुआ होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब अब देखिए, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, तो राष्ट्रपति को देख सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को देख सकते हैं या प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं चुनाव करके आना होगा। क्या करके आना होगा, चुनाव करके आना होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिखा गया है,
गणतंत्र, कोई भी देश अगर गणतंत्र है तो समझो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वंशानुगत नहीं हो सकता है। कि मतलब होता है ना कि एक बार प्रधानमंत्री बन गए या राष्ट्रपति बन गए दोबारा आपका बेटा बनेगा, आपका पोता बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में देखा गया है कि वो गणतंत्र नहीं है। याद रखिएगा, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है, वहाँ के महारानी हैं, वहाँ के राजा हैं, वो वंशानुगत चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटेन को नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सजाने के लिए क्या आ जाता है कि बताइए कि पहले प्रभुत्व संपन्न है या समाजवादी है या पंथ निरपेक्ष है या लोकतंत्रात्मक है। तो याद रखना है कि प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक। अब देखिए क्वेश्चन जो आगे आवेगा, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब पूछता ये है ना कि न्याय है, ठीक है, कितना प्रकार के न्याय है। तो आपको देखिए 3 प्रकार के, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। अब सामाजिक न्याय किसको बोलेंगे? जैसे कि देखिए सामाजिक न्याय में क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी को छात्रवृत्ति मिल रहा है, कोई गरीब बंदा को कोई राशन कार्ड मिल गया, तो इस सामाजिक न्याय के तहत किया जाता है। एक होता है आर्थिक न्याय के तहत। अब देखिए आर्थिक में क्या होता है, जैसे किसी के अकाउंट में अगर सीधे पैसा डाल दिया जाए, ठीक है। देखे होंगे जैसे भारत सरकार बहुत सारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालती है भारत सरकार, जैसे कि आवास योजना में, ठीक है, आवास योजना में डाल देती है पैसा, या कोई और योजना में, ठीक है। राजनीतिक न्याय, अब राजनीतिक न्याय क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले न्याय जो है ना, एक वर्ड ऐसा है कि हर चीज़ में न्याय फोकस होता है। अब राजनीतिक न्याय कह सकते हैं क्या चीज़, कि जो राजनीतिक अवसर जैसे कि सभी को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए, देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए पंचायत का बिहार में इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें सभी प्रतिनिधियों को ध्यान दिया गया, उसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय। अब देखिए स्वतंत्रता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो वर्ड है ना, ये तीनों जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। अगर ये तीनों नहीं रहे किसी भी संविधान में तो समझिए उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता में क्या होता है, अब देखिए स्वतंत्रता में क्या होता है, जैसे पहला का जो है विचार। अब देखते होंगे कि हर आदमी को भारत में अधिकार दिया गया है कि विचार की स्वतंत्रता होना चाहिए। अब विचार क्या है, देखिए अगर कोई व्यक्ति है अपना विचार प्रकट करता है, ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता है। ये कहाँ लिखा गया, प्रस्तावना में भी लिखा गया और मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। अब लेकिन विचार ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा क्या गया है, जो संविधान के आगे वाले भाग में पढ़िएगा, तो विचार ऐसा होना चाहिए जो भारत के जो मूल ढांचा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, या भारत के आत्मसम्मान पर नुकसान ना पहुंचे, या भारत की अखंडता पर नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं कि विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, हैं। उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत कहीं ना कहीं जो भारत के जो अखंडता है, सुरक्षा है, रक्षा है, उस पर समझौता नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति भी वही है कि अपने विचार को अभिव्यक्त करना, बोलने की स्वतंत्रता होना। अब देखिए विश्वास है, देखिए एक चीज़ है विश्वास, एक है धर्म, दोनों एक ही कहीं ना कहीं है। अगर किसी को लगता है कि हम इस धर्म में विश्वास कर सकते हैं या किसी और धर्म में विश्वास करते हैं, या जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू हैं मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम हैं जो हिंदू बन जाते हैं, ठीक है, तो इस पर भारत सरकार कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगला है उपासना। अब हम किसी भी देवता को पूजा कर सकते हैं, किसी के देवता को भी मान सकते हैं, ये उपासना है हम लोग का। तो कितना प्रकार के स्वतंत्रता हो गया, 5 प्रकार के स्वतंत्रता हो गया और 3 प्रकार के न्याय हो गए। ये आपको एज इज रटना पड़ेगा क्या चीज़, ये कितना प्रकार के न्याय हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार है, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता है। अब समानता, अब देखिए जो हमारे प्राचीन काल से देखे होंगे कि बहुत सारे जो कास्ट हैं, जैसे कि जो शूद्र है उसको सही से प्रतिष्ठा नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान में लिख दिया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी प्रतिष्ठा प्लस अवसर। अब अवसर में क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई नौकरी का फॉर्म निकलेगा, ठीक है, या कुछ निकलेगा, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। कैसे समानता होगा, देखे होंगे आप लोग के भेदभाव सरकार नहीं करती है, ठीक है, भेदभाव सरकार नहीं करती है, वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है। तो यानी कि कितना समानता होना चाहिए, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब देखिए क्या कह रहा है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब देखिए व्यक्ति की गरिमा निहित है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि व्यक्ति की गरिमा क्या होती है। अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो आत्मसम्मान होता है ना, वही व्यक्ति की गरिमा होता है, ठीक है, और राष्ट्र की एकता होना चाहिए। अब ऐसा भी आप कोई काम मत कीजिए जो राष्ट्र को तोड़ने की काम कर सकता है, जैसे कि नक्सलवादी करते हैं या आतंकवादी करते हैं, वैसा काम आपको नहीं करना है, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है। और अखंडता वही चीज़ है। अब देखिए कि भारत का संविधान जो है ना, कब
एक तरह से कह सकते हैं कि प्रस्तावना को लागू कर दिया गया था, या प्रस्तावना जो भी है एक तरह से लागू हो गया था। देखिए ये डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को भारत में क्या हुआ था, इस प्रस्तावना को एक तरह से एज इट इज लागू कर दिया गया था। यही कह सकते हैं कि संविधान इसको एक्सेप्ट कर लिया था, या ये भी कह सकते हैं कि इसी दिन संविधान बन करके तैयार हो गया और लागू भी हो गया था। देखिए कुछ पार्ट के संविधान को 26 नवंबर 1939 को ही लागू कर दिया गया था, कुछ पार्ट 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से संविधान कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए प्रस्तावना से जो बनने वाला प्रश्न क्या क्या है। देखिए सबसे पहले बात है कि प्रस्तावना संविधान सभा में लाया कौन था। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौन लेके आए थे, तो नेहरू जी लेके आए थे। तो ये भी पूछता है कि किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तो शुरू में इसका नाम था उद्देश्य संकल्प था। ठीक है, कि जैसे कि देखिए हम लोग का क्या क्या उद्देश्य है, इसी का संकल्प था, ये नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले संविधान सभा के पटल पे कौन रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे। अब देखिए एक और सवाल पूछता है क्या जी, कि संविधान की कुंजी कहते किसको हैं। अब देखिए संविधान की कुंजी किसको कहते हैं। देखिए आप लोग को ये समझना ही चाहिए कि पूरा संविधान के पढ़ने से अच्छा है कि अगर थोड़ा सा समय है, 2 मिनट 5 मिनट समय है आपको, तो क्या पढ़िए, प्रस्तावना पढ़िए और समझ जाइए। ठीक है, तो इसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ताला बहुत बड़ा होता है, यानी संविधान बहुत बड़ा है, और कुंजी छोटा होता है जो चाबी होता है, तो इसी को क्या कहा गया, संविधान की कुंजी कहा गया। अगला पूछता है कि स्रोत। अब देखिए जितना भी स्रोत होता है ना संविधान में, वो भारत का जनता ही होता है। ठीक है, ऊपर में ही शुरू में लिखा हुआ है, देखिए हम भारत के लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भारत में कौन है, तो भारत के जनता है। ठीक है, अगला देखिएगा, आप लोग देखे होंगे कि एक बेरूवाड़ी केस हुआ था। अब बेरूवाड़ी केस में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग नहीं है। ये फैसला दे दिया, किस में, ये पूछता है ये किस फैसला में संविधान में, मतलब किस फैसला, सुप्रीम कोर्ट के किस फैसला में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो कौन सा, बेरूवाड़ी विवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए संसद तभी संशोधन करेगा जब संविधान का कोई अंग होगा। तो केस में क्या हुआ, ये दिया गया कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का भाग है ही नहीं, तो संसद इस पर संशोधन कर ही नहीं सकता है। अब अगला जी 1973 में क्या हुआ था, केशवानंद भारती। अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार एक विवाद हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार एक विवाद हुआ था। इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। अब जैसे देखिए संविधान का अंग मान लेगा तो इसमें संसद क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं, यानी कि जैसे ही संविधान या कोई भी चीज़ संविधान का अंग हो जाएगा तो संसद उसमें क्या करेगा, संशोधन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक जस्ट तुरंत फैसला क्या दे दिया कि इस प्रस्तावना जो है ना मूल ढांचा का विषय है। अब देखिए इसी समय मूल ढांचा का अवधारणा आ गया था कि देखिए एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया कि संसद को अधिकार है, देखिए संसद को अधिकार है संशोधन करने का, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या दिया गया कि मूल ढांचा के खिलाफ नहीं कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझे कि नहीं, मूल ढांचा के खिलाफ नहीं कर सकता। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि बताइए मूल ढांचा कब लाया गया था, तो 1973 में जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था उसमें मूल ढांचा का आया था, और प्रस्तावना क्या है, मूल ढांचा का विषय है। अब देखिए एक और प्रश्न क्या पूछता है, हल्का फुल्का एक प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान कौन है, तो यही भारत का संविधान है। ठीक है, इसमें बड़ा संविधान भी है, बहुत लिखा हुआ संविधान में, इसमें पता है 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में। ये भी पूछता है कि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद, काफ़ी बड़ा संविधान है। क्योंकि बड़ा होने के पीछे कारण है क्योंकि जो इंडिया के जो भी उस समय लीडर थे वो चाहते थे कि पूरे दुनिया से जितनी भी अच्छाई चीज़ है उसको कलेक्ट करके एक हम लोग बेहतर से बेहतर संविधान का निर्माण कर सकते हैं, जो संविधान निर्माण किए भी। अब देखिए एक और पूछता है कि भारत का संविधान लचीला या कठोर है। तो देखिए न लचीला है न कठोर है, ये अंशतः कठोर है। ठीक है, और अंशतः लचीला, यही ऑप्शन मारिएगा आप लोग कि ऑप्शन में क्या रहता है, कठोर प्लस लचीला, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अंशतः लचीला और अंशतः कठोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि सबसे पहले ये हो सकता है कि भाई जो लिखित संविधान है कि इस अवधारणा कहाँ से आया। ठीक है, तो कहाँ से आया, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में आया था। सबसे पहले लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से आया, फ्रांस से आया। अब एक और प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? देखिए, प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इस सब का जो सुप्रीम कोर्ट में जितना भी न्यायिक प्रक्रिया चलता है वो अमेरिका से लिया गया है। उसी तरह से प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन आजकल बनते जा रहा है, क्या चीज़ बनते जा रहा है कि बताइए कि मूल संविधान में, देखिए क्वेश्चन किसी भी पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि मूल संविधान में कौन कौन सा वर्ड नहीं था। तो सबसे पहले वर्ड देखिए कौन कौन नहीं था मूल संविधान में, या प्रस्तावना में पूछ सकता है। जैसे अखंडता, ये नहीं था। पंथ निरपेक्ष, ये भी नहीं था। और समाजवाद, ये नहीं था। ये कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 को, सॉरी 1976 को। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, एक और है, आप लोग देखे होंगे, इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए ये 4 प्लस 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 6 होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता था। अंतिम में 6 आ रहा है, तो इसको 6 में याद रख लिए हम लोग कि भाई 1976 को हुआ था। अब देखिए ये है 4 प्लस 4 कितना होता है? तो ये 8 होता है। तो इसको ए याद कर ले कि 8 होता है, तो लास्ट में ए याद होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि 1-2 बार देखिएगा तो आपको प्रस्तावना समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि आपको प्रस्तावना, आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको प्रस्तावना पूरी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बेहतर आपको अगर बनना है और अगर भारत के जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि प्रस्तावना आपको पता होना चाहिए, और उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है।